नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज की एक्सरे रिपोर्ट्स आपके लिए क्या है, कौन सी बड़ी और अहम खबरें, आइए आपको दिखाते हैं। आज की एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने है। बजट में आपके लिए क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और बजट से एनडीए कैसे मजबूत हो गया है ये भी आपको बताएंगे। सियासत कैसी चल रही है और आखिर में श्लोक नहीं बोल पाएंगे आप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? छात्र संस्कृत बोल रहे थे तो नहीं बोलने दिया, कहां हंगामा हुआ है बताएंगे। लेकिन पहली खबर क्या है बजट में आज आपको बताते हैं। आज सबसे पहले आपका कहां फायदा कहां नुकसान हुआ है, टैक्स पेयर्स को बजट से क्या मिला है और कैसे बजट से बढ़े रोजगार के अवसर, ये आज के सवाल हैं। इन सवालों के जवाब हम देंगे। दिन भर से आपने बजट में बहुत कुछ देख लिया होगा, कुछ समझा होगा, कुछ नहीं समझा होगा। चिंता की बात नहीं है, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का सालाना बजट पेश कर दिया है। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट बताया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जमकर तारीफ की, देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है, आपको शक्ति देने वाला है। यह बजट गांव, गरीब और किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। यह बजट नौजवानों के लिए नए अवसर देने वाला बजट है। और बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के लिए 2047 में विकसित भारत के लिहाज से 9 प्राथमिकताएं गिनाई। एक एक चीज आपको बताएंगे, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सरकार का खास फोकस किसानों पर रहा, युवाओं पर रहा। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और बेहतरी के लिए अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया। सरकार का दावा है कि उन योजनाओं का फायदा 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को पहुंचेगा। लेकिन दर्शकों, ये बड़े बड़े जब आंकड़े आते हैं तो समझ नहीं आते हैं, लेकिन हम आपको समझाएंगे। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। पीएम इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। हर साल पेश होने वाले बजट पर पूरे देश की नजर रहती है। दर्शकों, हर करदाता इसी आस से बजट पर नजर गड़ाए रहता है कि इस बार तो उसके लिए कुछ राहत भरी खबर आ ही जाएगी, कुछ फायदा उसे मिल जाएगा, उसकी जेब पर बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इस बार के बजट को देखकर टैक्स पेयर्स की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन करने वाले टैक्स पेयर्स को एक बार फिर कोई राहत नहीं दी। वहीं न्यू टैक्स रिजीम वालों को भी बहुत कुछ खास नहीं मिला है। लेकिन क्या अंतर है ये मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। सिर्फ जो अंतर आया है वो इस रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में आया है। दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। मतलब क्या है इसका, समझिए जरा। अब आपको 7,75,000 रुपए की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी आय 7,75,000 1 रुपए भी हो जाती है तो आपका टैक्स स्लैब बदल जाएगा और इस स्थिति में आपको उस स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो स्लैब क्या है। केंद्र में जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है दर्शकों। लेकिन कुछ है जिसकी बदलाव की दर बहुत धीमी है, और वो क्या है, इनकम टैक्स। बीते 10 साल में यह सरकार इनकम टैक्स के मामले में केवल 2.5 कोस ही चली है।
इस दौरान रोटी की लागत करीब दोगुनी हो गई और बच्चों की स्कूल फीस करीब करीब दोगुनी हो गई। इसके बावजूद आम टैक्स पेयर्स को उम्मीदों के मुताबिक टैक्स में छूट नहीं मिली। नई टैक्स रिजीम की एक एक डिटेल की मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन वो क्या स्लैब है? अगर आपकी आय सालाना 3 लाख रुपए तक है तो आपको 0% टैक्स देना होगा, इसमें आप बच गए। लेकिन 3 से 7 लाख रुपए तक की सालाना आय है तो उस पर 5% आपको टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम बता रहा हूं। और 7 से 10 लाख रुपए तक की है एनुअल इनकम तो आपको 10% टैक्स देना होगा। और अगर आप 10 से 12 लाख रुपए के स्लैब में आते हैं, सालाना कमाते हैं, तो आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको 15% टैक्स देना होगा। और 12 से 15 लाख रुपए अगर आपकी आय है तो यह बढ़कर कितना हो जाएगा? 20%। और 15 लाख से ऊपर वालों की सालाना आमदनी पर कितना टैक्स लगेगा? 30% टैक्स कटेगा। कुल मिलाकर क्या समझे आप? नई टैक्स रिजीम वाले टैक्स पेयर्स को कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है, जबकि ओल्ड रिजीम वाले करदाता नो चेंज से मुंह लटकाए हुए। लेकिन बड़ी बात क्या है? हमने इसके लिए आम लोगों से चर्चा की। टैक्स पेयर्स क्या कह रहे हैं इस बजट के बारे में? ध्यान से सुनिए, फिर बताएंगे युवा, महिला और किसान क्या सोचते हैं। यही सरकार का निश्चित तौर पे हम ये कर सकते हैं कि यह मध्यम वर्गीय और अंतिम आदमी के विकास का बजट है। निश्चित तौर पे किसान से लेकर नौजवान तक राहत में है। ये बजट भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें किसानों के साथ साथ महिलाओं का, बालिकाओं का और सेना के जवानों का, मतलब देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो सके, इसके लिए ये बजट है। सोलर ऊर्जा में 300 यूनिट फ्री मिलेगी, वो बहुत ही एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। और जिस प्रकार से मुद्रा लोन की स्केल जो सरकार ने बढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं हर एक आम वर्ग तक पहुंचेगी और उससे आम वर्ग को फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी युवाओं के लिए सोचकर युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना, उसको लेकर के ये बजट तैयार हुआ है। ये तो बात हुई टैक्स पेयर्स की, लेकिन दर्शकों, जैसा हमने कहा कि आपको आसान भाषा में एक एक चीज हम समझाएंगे, और इसलिए आज हमने 2 केस रखे। एक केस है सस्ते का और दूसरा है महंगे का। पहला केस क्या कहता है जानते हैं। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई सारी घोषणाएं सरकार ने की हैं। कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। ऐलान के बाद कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी, मोबाइल और आपके फोन का चार्जर घटेगा, इसकी कीमतें घटेंगी। सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% की, और लेदर और फुटवेयर पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। एक्सरे ट्यूब के दाम भी कम हो गए हैं दर्शकों। लैपटॉप और कंप्यूटर की कीमतें भी घटेंगी। लेकिन अब महंगा क्या होगा, सुन लीजिए ध्यान से। टेलीकॉम उपकरण महंगे हो जाएंगे, कस्टम ड्यूटी 15% कर दी है। पीवीसी फ्लेक्स बैनर का आयात महंगा हो जाएगा दर्शकों। 1 साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश महंगे हो जाएंगे, और 1 साल से ज्यादा रखे गए शेयर्स भी महंगे हो जाएंगे दर्शकों। प्लास्टिक के सामान पर भी आपको अपनी जेब अब ढीली करनी पड़ेगी, उसके दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि सस्ता महंगा तो आपने समझ लिया, लेकिन जिस रेल से आप यात्रा करते हैं उससे क्या मिला? क्या आपने देखा है? नहीं देखा तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। जिस वक्त निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, शेयर बाजार दबाव महसूस कर रहा था। रेलवे से जुड़े जिन शेयरों पर निवेशकों ने मोटा पैसा लगा रखा था, वो देखते ही देखते मुनाफे से घाटे में तब्दील हो गए। एक शेयर में तो 8% से ज्यादा गिरावट आई। इसकी एकमात्र वजह यह रही कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए एक भी नई घोषणा नहीं की। हाल ही में हुए ट्रेन हादसे के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और नई ट्रेनों के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि रेलवे के लिए इस बार बजट में 2,62,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। 35,000 करोड़ रुपए होता था 2014 में, आज एक नए लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे 2,62,000 करोड़ यानी 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। संयुक्त बजट में रेल बजट का जिक्र नहीं हुआ तो विपक्ष हमलावर हो गया। रेलवे का तो ऐसा हो गया
ना इधर का ना उधर का, उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे हैं या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। वहीं रेल मंत्री के माने तो बजट में 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो देख लिया आप क्या मिला आपको, लेकिन अब बात करेंगे युवाओं की। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको क्या मिला ये हम ही बता रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने थर्ड टर्म के पहले बजट में युवाओं पर खास फोकस रखा है। दर्शक, वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए कई योजनाएं पेश की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में क्या कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में करीब 4 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना है। जहां एक तरफ बजट में बेरोजगारों को इंटर्नशिप के जरिए कंपनियों से जोड़ने की योजना है, वहीं दूसरी तरफ पहली नौकरी पाने वालों के लिए भी कई सारी पेशकश की गई। यही नहीं दर्शकों, अगले 5 साल में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देने की भी योजना तैयार की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। देख लीजिए आप, कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 प्रधानमंत्री योजनाओं का पैकेज भी होगा और इन योजनाओं से 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं के 2 लाख करोड़ खर्चे की भी बात की गई। हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए कौशल ऋण योजना का भी ऐलान किया है। छात्रों के कॉलेज के एडमिशन पर भी लोन दिया जाएगा, जिसमें 3% तक का पैसा सरकार देगी और हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को लोन के ई वाउचर्स भी दिए जाएंगे। इन सभी बातों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया था। लेकिन बड़ी बात क्या है, मोदी सरकार के लिए देश के युवा हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। यही वजह है कि इस बजट में युवाओं पर खास फोकस रखा गया है। और बड़ी बात यही है कि जब इतने सारे आंकड़े आए तो हमने सीधे युवाओं से बात की। वो क्या कह रहे हैं सुनिए, इसके बाद बताएंगे महिलाओं के लिए क्या है। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात है सर, क्योंकि जैसे सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा बहुत ज़्यादा। और ये कि जितना मोटिवेशन मिलेगा उतने अच्छे लोग स्टूडेंट्स और आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। बहुत फ़ायदा होगा जो लोगों को जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर वैकेंसी ज़्यादा आएंगी तो कहीं ना कहीं उनका भी चांस है और इससे कंपटीशन कम होगा। हर साल नए बच्चे आते हैं, अपीयर होते हैं, सबको मौका मिलेगा। जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जो लोग आ रहे हैं बेनिफिट्स हैं, सबके लिए हैं। उम्मीद है युवाओं को। लेकिन अब गृहिणियां आ जाइए टीवी के सामने, क्योंकि जो महिलाएं इस वक्त मुझे किचन में रोटी बनाते हुए देख रही हैं, जो महिलाएं दफ्तर से लौटते वक्त मुझे सुन रही हैं, उनके लिए भी मोदी 3.0 सरकार ने कई सारी घोषणाएं की हैं। ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ का बजट आवंटित कर दिया है। सबसे पहले वर्किंग लेडीज, थोड़ी राहत उन्हें जरूर मिली, जिन पर घर के साथ साथ अपने करियर को बनाने और बच्चों की अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी होती है। सरकार ने आप लोगों का बहुत ख्याल रखा है। क्यों कह रहा हूं मैं, काम के वक्त महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आपके ऑफिस में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रच खोले जाएं। आमतौर पर कई बार यह देखा जाता है कि महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे में इस समस्या का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाले स्टैंप ड्यूटी पर भी राहत देने का ऐलान किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद महिलाएं, उन्होंने कई तरह की महिला केंद्रित योजनाएं शुरू करने का ऐलान भी किया। मौजूदा समय में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पास स्किल ना होने के कारण मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती, बड़ी समस्या है। वहीं जिनके पास नौकरी है उन्हें मनचाही सैलरी नहीं मिलती है। इसी को ध्यान में रखा है सरकार ने, और सरकार ने बड़ी संख्या में महिलाओं को ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया है। केंद्र का भंडार खुला तो महिलाओं के लिए यही नहीं रुका है दर्शक। पहली बार नौकरी करने वाली महिलाओं को पीएफ में 1 महीने की सैलरी भी दी जाएगी। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के हित में और भी ऐलान किए हैं। सुन लीजिए आप। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश में महंगाई कम और स्थिर है, जिससे ज्यादातर महिलाएं वाकिफ नजर नहीं आ रही, क्योंकि फल, दाल और सब्जियों की कीमतें उनकी किचन का बजट
बिगाड़ रही हैं, गड़बड़ाया हुआ है। सुनिए अब महिलाएं क्या कह रही हैं, ध्यान से। 3 लाख करोड़ का जो प्रावधान है वो हम घरेलू महिलाओं के लिए जरा कम ही है, हाँ वर्किंग महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। गोल्ड भी सस्ता कर दिया गया है। आई थिंक मुझे लगता है कि निर्मला जी ने हमारी बात सुन ली है। सुबह जो हम बोल रहे थे वो निर्मला जी तक पहुंच गया है। गोल्ड के दाम कम करना चाहिए बड़ा नहीं कम किया पर बहुत ही कम है, कुछ ही % है और ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्टअप वाला जो स्कीम उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आजकल की लड़कियां ज़्यादातर स्टार्टअप में ही फोकस करना चाहती है। लोग भी बहुत कुछ हुई, दवाइयों पे थोड़ा रेट कम करे गए हैं, सोना सस्ता हुआ, चांदी सस्ता हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो देखा महिलाएं कह रही हैं महंगाई है, लेकिन अब बात करेंगे किसानों के लिए क्या मिला। दर्शकों, मोदी सरकार ने बजट में किसानों का भी खास ख्याल रखा है। बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। पिछले साल बजट में किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, इस बार बढ़े। किसानों के लिए बजट में 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए। इतना ही नहीं, अगले 2 साल में देश भर में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए नेचुरल फार्मिंग से भी जोड़ा जाएगा। किसान भाई सुने, किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों की पैदावार को मौसम के असर से बचाने पर भी काम किया जाएगा। 32 फसलों की 109 नई किस्म लाई जाएंगी जो मौसम के अनुकूल होंगी। इसके अलावा दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को भी मजबूत किया जाएगा। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। यही नहीं, सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लाने वाली है। इस पॉलिसी का टारगेट क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था दर्शकों, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार का फोकस है, जिससे किसान आगे बढ़ेगा और गरीबों को रोजगार मिलेगा। हालांकि बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, महिला, युवा, सबको बहुत कुछ मिला है। लेकिन आज सियासत एक अलग मसले को लेकर हो रही है। वो क्या मसला है आपको बताता हूं दर्शकों। एक्स-रे रिपोर्ट में अभी तक मैंने आपको बताया बजट में क्या मिला है, लेकिन हमारी अगली रिपोर्ट क्या कहती है? बजट से एनडीए मजबूत हो गया क्योंकि आंध्र और बिहार में बाहर आ गई और मजबूत हुई सरकार। बाजार को बजट क्यों नहीं भाया? जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं वो जरूर सुने, कहीं मत जाएं। विपक्ष क्यों बोला खटाखट कॉपी पेस्ट? ये सवाल सबसे बड़ा हुआ है। अब मैं आ रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से अभी तक आपने देखा सरकार ने आपके लिए क्या दिया है, लेकिन आज बाजार गड़बड़ा गया। उससे पहले आपको बताता हूं, लोकसभा चुनाव के बाद ही बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी। लेकिन बजट पेश होने से पहले ही मोदी सरकार ने इस मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार का फैसला आते ही आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। मौका मिल गया उन लोगों को। बिहार में माइलेज लेने के लिए रणनीति भी बनने लगी। लेकिन बजट के जरिए मोदी सरकार ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक चलाया। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना खोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। बिहार के लिए कई अलग अलग घोषणाएं की गई तो आंध्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इस बार सियासी समीकरण अलग हैं। केंद्र में चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार के सहारे सरकार चल रही है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए जेडीयू और टीडीपी को अपने साथ रखना था। मोदी सरकार और बीजेपी के लिए यह पहली परीक्षा बजट ही थी जिससे बजट के जरिए पार कर लिया गया। अब विपक्ष के हाथ एक बड़ा एजेंडा लगता, उससे पहले ही वो फिसल गया है। लेकिन आप सोचिए कि कैसे इस पर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी
सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया तो विपक्ष को इस पर मिर्ची लग गई। अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने सीधे सीधे नकार दिया। लेकिन बजट में बिहार को विशेष पैकेज देकर राजनीति के रुख को बदल दिया है। एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। विपक्ष को केंद्र का ये दांव खल गया और उसने बिहार और आंध्र के लिए खुले भंडार पर सियासत शुरू कर दी है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। या मिडिल क्लास को बचाओ या गरीबों को बचाओ या किसानों को बचाओ, ऐसा बजट है नहीं। ये कुर्सी बचाओ बजट है और ये बीजेपी बचाओ और एनडीए गठबंधन बचाओ बजट है। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, ये या का बिजनेस क्या है भाई? या कहां से आ गया? दोनों चाहिए या नहीं, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज। विपक्ष की राजनीतिक चाल का जवाब बीजेपी ने भी उसी अंदाज में दिया। 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। देखिए आज बिहार को इतना मिला है, वो विरोधी है वो भी स्वीकार कर रहे थे, ये बजट लगता है कि बिहार को ही समर्पित है। सवाल यही है दर्शकों कि आखिर बिहार को मिला क्या और विपक्ष क्यों बौखला गया? विपक्ष क्या कह रहा है? आपके लिए आज हमने केस स्टडी तैयार की है। पहले जान लेते केस 1, बिहार के लिए केंद्र सरकार ने क्या दिया है। बिहार के लिए 59,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। सड़क परियोजना के लिए 26,000 करोड़। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे दर्शकों। पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ का ऐलान किया और बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए की घोषणा की। बोध गया और विष्णुपद, इसके लिए कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। पर्यटन और चिकित्सा के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 15,000 करोड़ का ऐलान किया गया है, जहां नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ का फंड होगा और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र फंड भी दिया गया है। विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर के लिए भी पैकेज का ऐलान किया, लेकिन सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। केस 2, बिहार और आंध्र के विशेष पैकेज से विपक्ष बौखला गया है। सहयोगियों को खुश कर कुर्सी बचाओ बजट है, राहुल गांधी कह रहे हैं। यह बस केंद्र सरकार की सरकार बचाने वाला बजट है, अखिलेश यादव ने कहा। नीतीश नायडू को साथ रखने वाला बजट है, टीएमसी कह रही है। नीतीश की मांगे अधूरी हैं, एनडीए छोड़ देना चाहिए, राबड़ी देवी कह रही हैं। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर ही रहेंगे, आरजेडी का कहना है। नीतीश चंद्र बाबू नायडू से डरा हुआ बजट, इमरान मसूद इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष यही नहीं रुक रहा है दर्शकों, लगातार हमले भी कर रहा है बजट के बाद। सुनिए जरा क्या कह रहा है। देखो ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? तो सुना आपने अखिलेश यादव को, लेकिन अब वक्त हो गया है फाइनल एक्सरे रिपोर्ट का बजट पर। क्या कहती है हमारी रिपोर्ट? सबसे पहले केस हिस्ट्री आपको बता दूं। केस हिस्ट्री दर्शकों क्या कहती है आपको बताता हूं। केस हिस्ट्री में आपके लिए एक एक चीज हम लेकर आए, ध्यान से सुनिएगा क्या कहती है, दिखाते हैं आपको। देश का पहला बजट नवंबर 1947 में पेश किया गया दर्शकों। इतना ही नहीं, आजादी के बाद 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश हुआ। देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शानमुखम शेट्टी ने यह बजट पेश किया था। यह भी आपको बता दें 1946 में भारत का बजट लियाकत अली खान ने पेश किया था। लेकिन पहले बजट में फरवरी के आखिरी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था और 1999 में बजट का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया, शाम से सुबह हो गया। 2017 में बजट पेश करने की तारीख
1 फरवरी कर दी गई इसी सरकार में की गई, मोदी सरकार में। और भारत के इतिहास में 3 बार पीएम ने खुद बजट पेश किया है दर्शकों। सोचिए आप, इनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। नेहरू ने 28 फरवरी 1958 को संसद में बजट पेश किया था। इसके बाद बजट पेश करने वाली दूसरी प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। उन्होंने 29 फरवरी 1970 को बजट पेश किया था। और आपको यह भी बता दूं कि इंदिरा गांधी को देश की पहली महिला वित्त मंत्री का भी टाइटल मिला हुआ है। और 28 फरवरी 1987 को राजीव गांधी ने संसद में बजट पेश किया। तो 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया है दर्शकों। अब आपको बताते हैं कि आखिर केस हिस्ट्री तो आपने देख ली, लेकिन इसके लिए हमने टेस्ट रिपोर्ट भी तैयार की। टेस्ट रिपोर्ट में क्या कुछ है दर्शकों, आइए आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक बजट में बहुत कुछ आपने देख लिया है। अब बजट पेश करके वित्त मंत्री ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है दर्शकों। क्या वो रिकॉर्ड है? लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गई है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री का बजट शेयर मार्केट को नहीं भाया, यह भी हमारी टेस्ट रिपोर्ट कह रही है। कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव किए गए, जिस वजह से शेयर मार्केट गिरा। और वित्त मंत्री के ऐलान के बाद ही शेयर बाजार में सुनामी सी आ गई। सेंसेक्स पिछली क्लोजिंग से 1270 अंक लुढ़क गया और निफ्टी 480 अंकों की गिरावट उसमें भी देखने को मिली है। सबसे बड़ा झटका लगा है मिड कैप स्टॉक्स को दर्शकों। हालांकि निचले लेवल से बाजार ने थोड़ी सी वापसी जरूर की है। सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में एसडब्ल्यूटी बढ़ा दिया है। बड़ी बात क्या है? थोड़ा सा संभला है शेयर मार्केट, लेकिन दिक्कतें देखी गई हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए हमने फाइनल रिपोर्ट भी तैयार की है। वो फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, आइए दिखाते हैं आपको। तो फाइनल रिपोर्ट सबसे पहले दर्शकों आपको दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है बजट के बारे में। बजट से खाद्य महंगाई दर सीमित रखने में मदद मिलेगी, यह हमारा फाइनल रिपोर्ट कहती है। और सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स की दरों में कुछ बदलाव जरूर किए हैं। इन बदलावों से कैंसर की 3 दवाएं सस्ती हो जाएंगी, जो हमने आपको बताया। इतना ही नहीं दर्शकों, ये बजट आने वाले समय में बहुत कुछ सस्ता करता है। मोबाइल फोन भी सस्ते हो जाएंगे। अब देखना यही होगा कि आखिर बजट से आपकी जो उम्मीदें हैं वो वाकई पूरी होती हैं या नहीं। लेकिन बजट के अलावा आज एक खास खबर आपके लिए लेकर आया हूं मैं। संस्कृत नहीं बोल पाएंगे बच्चे, संस्कृत नहीं बोल पाएंगे दर्शकों बच्चे। छात्रों के साथ ऐसी घटना घटी है। क्या हुआ है, यह खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। सोच में पड़ जाएंगे दर्शकों, आप अचरज में पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस स्कूल का नाम खुद वंदना है, वो कैसे श्लोक पढ़ने पर बैन लगा सकता है? सोचिए आप। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन पूरी खबर समझिए। मध्य प्रदेश के गुना जिले के स्कूल का नाम वंदना स्कूल है, लेकिन इस स्कूल में भगवान की वंदना करने पर ही मनाई है। और स्कूल में अंग्रेजी में प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन छात्रों के संस्कृत के श्लोक बोलने पर बैन है। दरअसल इस स्कूल में 3 छात्रों को सुबह की प्रार्थना के दौरान संस्कृत में श्लोक बोलने से मना कर दिया जाता है। यहां तक कि छात्रों से माइक तक छीन लिया जाता है और कह दिया जाता है कि स्कूल में शायरी नहीं चलेगी। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह कि टीचर को नहीं पता श्लोक और शायरी क्या होती है। इसको लेकर हंगामा भी हुआ है और मामला अब जांच में है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जानकारी और रोचक भरी खबरों के साथ। नमस्कार।